ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदा बनी रहे। ये वीडियो मेष यानी कि एरीज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण ग्रहों के बारे में है, बहुत महत्वपूर्ण ग्रहों के आपसी संबंध के बारे में है। सबको पता है कि देवगुरु बृहस्पति ने 1 मई 2024 को अपना राशि परिवर्तन कर लिया और आपके दूसरे भाव में आकर बैठ गए। इस साल का ये सबसे बड़ा राशि परिवर्तन था। मैं इस पर एक विस्तृत वीडियो बना ही चुका हूँ। तो ये तो एक ग्रह ने राशि बदल लिया, लेकिन राहु केतु शनि बृहस्पति, मैं कई बार बता चुका हूँ, ज्योतिष में ये 4 सबसे प्रमुख ग्रह हैं, स्तंभ हैं, क्योंकि इनके गोचर से बहुत चीज़ें बदलती हैं। कई बार लोग कुंडलियाँ दिखाने आते हैं कि हमारी कुंडली में ये योग है, हमारी कुंडली में ये चीज़ें हैं, या फिर रिटर्न कुंडली की डिमांड करते हैं कि ये बता दीजिए। मैं उनको हमेशा कहता हूँ कि ज्योतिष बहुत डायनामिक है। आप आज लिख कर बैठ जाएंगे कि 2 साल बाद ये दशा अंतरदशा है, लेकिन उसमें गोचर नहीं लगाएंगे तो चीज़ें बदल जाएंगी। इसलिए जो ग्रहों के प्रमुख बड़े ग्रहों के गोचर होते हैं बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इनके गोचरों से, इनके ट्रांजिट से, इनके राशि परिवर्तन से चीज़ें बदलती ही हैं। साथ में जब ये राशि बदलते हैं तो परस्पर क्या संबंध बनाते हैं, उससे भी जीवन में बहुत चीज़ें बदलती हैं। तो इस वीडियो का विषय यही होगा कि जो देवगुरु बृहस्पति का गोचर हुआ है, उससे जो उनका स्थान बदला है और उस स्थान बदलने से बाकी ग्रहों के साथ उनके क्या संबंध बन गए हैं, किस प्रकार के योग बन रहे हैं और उनका आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। और भविष्यवाणियों के साथ साथ ये वह चीज़ें होंगी जिन पर आपको ज़्यादा फोकस करना है, जिसके कारण ये जो 11 महीने का समय होगा, यानी कि मई 2024 से मार्च 2025, क्योंकि मार्च में शनि महाराज राशि बदल के मीन में आ जाएंगे। उसके बाद ये जो इस प्रकार का समीकरण है वो नहीं रहेगा, बदल जाएगा। लेकिन ये जो 11 महीने हैं, आप इन ग्रहों की ऊर्जा को समझकर अपने जीवन को किस प्रकार से उसका रूपांतरण कर सकते हैं, यही आधार रहेगा। और क्या क्या प्रभाव हो रहे हैं पहले वो समझना इंपॉर्टेंट है। पहला है बृहस्पति और शनि का परस्पर केंद्रादि योग, यानी कि दोनों ही ग्रह एक दूसरे से केंद्र भाव में बैठे, यानी कि 4-10 में बैठे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि यहाँ ये कर्म है तो ये भाग्य है। दूसरा, वृश्चिक राशि यानी कि जो आपका अष्टम भाव बना, उन पर 3 ग्रहों का प्रभाव। कैसे? आपके शनि देव की 10वीं दृष्टि, बृहस्पति की 7वीं दृष्टि, राहु महाराज की 9वीं दृष्टि, यानी कि 3 ग्रह, बड़े ग्रह आपके अष्टम भाव को देख रहे हैं, बदलाव लाएंगे, बहुत बड़े बदलाव लाएंगे। तीसरी चीज़ क्या है कि कन्या यानी कि जो आपका 6ठा भाव बनता है, वहाँ पर बृहस्पति की 5वीं दृष्टि और राहु की 7वीं दृष्टि, यहाँ पर यानी कि यहाँ पर भी एक डबल इम्पैक्ट हो रहा है। यहाँ पर भी ग्रहों का प्रभाव काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है। और इसके साथ ही बृहस्पति और केतु का परस्पर दृष्टि योग, बृहस्पति केतु को देख रहे हैं, केतु बृहस्पति को देख रहे हैं, परस्पर एक दूसरे से त्रिकोण में बैठे हैं। तो इन जो 4 पॉइंट्स हैं, इनका आपके जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ेगा। किस प्रकार से इन चीज़ों का लाभ उठाएं, यही हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। किन भावों में बैठकर किस प्रकार का समीकरण बनाकर आपके जीवन को आगे ये ग्रहों की ऊर्जा लेकर जा सकती है। ग्रहों की ऊर्जा ही है ज्योतिष, और क्या चीज़ है? ज्योतिष गाइडेंस है कि हाँ, ये ग्रह इस प्रकार से इम्पैक्ट कर रहे हैं, तो आप इन चीज़ों का लाभ उठाइए। तो यही सब विवेचना करेंगे। कुछ बहुत महत्वपूर्ण उपाय बताऊंगा वीडियो के अंत में, जिसके करने से ये चारों ग्रहों का जो प्रभाव है वो आपके जीवन में सकारात्मक रूप से प्रभाव डालेगा, असर डालेगा। शुरुआत करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपके लिए इसमें बनाए हैं, ताकि आपको समझ आ पाए कि इन ग्रहों की ऊर्जा का कैसे यूटिलाइजेशन कर पाए। सबसे पहला पॉइंट ये है कि गुरु और शनि एक दूसरे से केंद्र भाव में है, यानी कि 4-10 की एक्सेस इसको हम ज्योतिष में कहते हैं। अब ये देखना पड़ता है कि कौन से स्थानों में है। गुरु धन स्थान में है और शनि लाभ स्थान में है। कितना अच्छा ये केंद्रादि योग बन रहा है कि जहाँ पर एक साइड कर्म के कारक लाभ स्थान में बैठे हैं, वहीं भाग्य के कारक धन स्थान में बैठे हैं। ये साफ इंडिकेट कर रहा है कि इस वर्ष के जो 11 महीने का समय है, इसमें धन वृद्धि का तो समय है ही, धन के एस्पेक्ट में हर प्रकार से आपको लाभ मिलेगा। इस वर्ष का अगर आपने लाभ नहीं उठाया, फिर आप बाद में बोलें कि भाई हमारे पास तो पैसा है नहीं, वो फिर आपकी ही गलती होगी।
मैं एक ज्योतिष होने के नाते आपको ये बता सकता हूँ कि ये जो 11 महीने हैं, यहाँ पर बृहस्पति और शनि बहुत अच्छा केंद्र योग, केंद्रादि योग बनाकर बैठे हैं, जहाँ पर लाभ पर और धन पर दोनों का ही प्रभाव है। कर्म फलदाता, भाग्य के विधायक यानी कि बृहस्पति, इन दोनों का प्रभाव है। तो हो ही नहीं सकता कि अगर आप कार्य करें और आपको लाभ धन के रूप में ना मिले। धन क्यों सबसे पहला पॉइंट मैंने रखा है, क्योंकि जो प्रैक्टिकल व्यक्ति है वो ये मानेगा कि बिना धन के कुछ नहीं होता। जो अनप्रैक्टिकल लोग होते हैं, जिन्हें ना समय की वैल्यू होती है, ना धन की वैल्यू होती है, ना किसी परिस्थिति की वैल्यू होती है, वही आज के टाइम में बोलेंगे कि धन कुछ नहीं होता। ना आज के टाइम में रिश्ते बिना धन के रहते हैं, ना प्यार बिना धन के रहता है। माँ बाप को छोड़कर बिना धन के कोई भी रिश्ता नहीं टिकता। ये सत्य है, कटु सत्य है, कोई माने या ना माने। तो सबसे पहला पॉइंट यही है कि जो गुरु और शनि केंद्रादि योग और लाभ और धन स्थान में बना रहे हैं, धन वृद्धि के लिए, धन बढ़ाने के लिए इससे अच्छा मौका आपको आने वाले वर्षों में नहीं मिल सकता। इसका एक और पॉइंट मिलता जुलता है कि सेविंग्स के लिए बहुत अच्छा टाइम है। अगर आपके पास धन है तो सेविंग्स के बहुत ऑप्शंस आपको मिलेंगे। और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट करके रखी है किसी भी प्रकार की, आपने म्यूचुअल फंड्स में कर रखी थी, दुनिया भर की चीज़ें होती है, शेयर्स है, स्टॉक मार्केट है, प्रॉपर्टी है, ये वर्ष वो है जहाँ पे आपको अपनी इन्वेस्टमेंट का रिटर्न मिल सकता है। तो दोनों ही प्रकार से ये जो वर्ष है ये धन की स्थिरता और धन की वृद्धि दिखा रहा है। इसके साथ ही जो तीसरी भविष्यवाणी या तीसरा पॉइंट मेरा ये है कि यहाँ पर हमें ये देखना पड़ेगा कि दोनों किस प्रकार की राशि में है। बहुत सालों बाद ऐसा संयोग बनता है कि दोनों ही बृहस्पति और शनि स्थिर स्वभाव की राशि में हो। शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि में है जो कि स्थिर स्वभाव की राशि है, 2, 5, 8, 11 स्थिर स्वभाव की राशियां होती हैं, और बृहस्पति भी स्थिर स्वभाव की राशि में है। अब ये बार बार नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल अगले साल शनि द्विस्वभाव की राशि में आ जाएंगे और बृहस्पति भी द्विस्वभाव की राशि में आ जाएंगे। फिर शनि तो 2026 में वहीं पे रहेंगे, 26 में बृहस्पति यहाँ पे आ जाएंगे यानी कि कर्क राशि में, चर स्वभाव की राशि में। फिर 27 में शनि यहाँ पे आ जाएंगे तो बृहस्पति स्थिर स्वभाव की राशि में आ जाएंगे। तो ऐसा होना कि दो सबसे महत्वपूर्ण ग्रह एक ही प्रकार की राशि में, यानी कि एक ही प्रकार की नहीं, स्थिर स्वभाव की राशि में, क्योंकि द्विस्वभाव की राशि में जाएंगे तो बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट करेंगे अगले साल। तो ये वो समय है जब स्थिरता जीवन में आएगी, और उस स्थिरता के कारण कहाँ पे, जैसा हमने बात करी कि धन स्थान और लाभ स्थान, यानी कि पूरे धन के स्वरूप में आर्थिक दृष्टिकोण से, भौतिक दृष्टिकोण से स्थिरता प्रदान करने वाला समय है। और क्योंकि यहाँ पर कुटुंब भाव में बृहस्पति हैं, बहुत स्पष्ट है कि पूरे कुटुंब में, पूरे परिवार में स्थिरता आएगी। धन के एस्पेक्ट में आप कुछ ऐसा कर पाएंगे कि अपने लिए तो धन संचित कर ही पाएंगे, आप अपने पूरे परिवार का भाग्य धन के दृष्टिकोण से बदल सकते हैं। हर व्यक्ति की कहीं ना कहीं मन में आकांक्षा होती है, वो कर पाए ना कर पाए, कि अपने घर वालों को कुछ ऐसा एक लाइफस्टाइल दूं जो वो डिजर्व करते हैं, हर व्यक्ति के मन में होती है। तो ये वो साल है जब आप ऐसा कुछ कर पाएंगे कि आपके पूरे परिवार का वहाँ से एक जो अपलिफ्टमेंट स्टार्ट हो जाएगा। चौथी भविष्यवाणी, जो ये दूसरा भाव है, ये पारिवारिक वैल्यूज़ का भी है, और शनि और बृहस्पति यहाँ पे केंद्रादि योग बना रहे हैं, और ये स्थिरता जैसे मैंने अभी कहा दे रहे हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो वर्ष है ये आपकी पारिवारिक वैल्यूज़ बढ़ेंगी, पारिवारिक मूल्य बढ़ेगा, और पारिवारिक खुशियों को बढ़ाने के लिए यहाँ पे बहुत अच्छा टाइम है। यहाँ पे एक वर्ड ऑफ कॉशन ये है कि यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ आपको करना पड़ेगा। मेष वाले बहुत उदार होते हैं, बहुत इमोशनल होते हैं, इनसे ज़्यादा व्यक्ति का फ़ायदा, जितना फ़ायदा लोग मेष वालों का उठाते हैं मेरे हिसाब से और किसी लग्न का नहीं उठाते। मेष और कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत वृश्चिक का, क्योंकि ये उदारता वाले लग्न होते हैं, उदारता वाली राशियाँ होती हैं। तो यहाँ पर यही कहूँगा कि अगर पारिवारिक संबंध थोड़े बिगड़ गए थे, उनको ठीक करने का मौका मिलेगा, अपनी पारिवारिक वैल्यू को बढ़ाने का मौका मिलेगा, अपने पारिवारिक सिस्टम में, मूल्यों में, मॉरल वैल्यूज़ में स्थिरता लाने का मौका मिलेगा, और अपने संबंधों को सुधारने का मौका मिलेगा। लेकिन इसमें ज़्यादा एफर्ट्स कहीं ना कहीं आपको ही लगाने पड़ेंगे, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ेगा। ये करेंगे तो अवश्य आपके पारिवारिक वैल्यूज़, पारिवारिक सुख, पारिवारिक समृद्धि, हर चीज़ में आपको इस वर्ष में लाभ देखने को मिलेगा। चलते हैं अगले पॉइंट यानी कि 5वें पॉइंट की तरफ। ये आपके करियर या प्रोफेशनल अपलिफ्टमेंट के लिए और एडवांसमेंट की तरफ दर्शा रहा है। इसका एक और पॉइंट होगा बहुत इंपॉर्टेंट, जो मैं
बृहस्पति और केतु के बारे में बताऊंगा तब। लेकिन यहाँ पर भी इंडिकेशन हो रहा है, क्यों? क्योंकि देखिए पहला ये है अर्थ त्रिकोण, दूसरा भाव, और शनि बैठे हैं 11वें घर में, जो करियर से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इम्पैक्टेड होता है। क्यों? क्योंकि इनकम का भाव है। तो जब काम करेगा व्यक्ति तो ऑब्वियसली इनकम के लिए ही करेगा। दूसरा, ये 10वें भाव से दूसरा स्थान है, यानी कि उसकी वृद्धि का स्थान। तो दोनों ही भाव कहीं ना कहीं करियर, प्रोफेशन, वो मैं इसमें दोनों को ले रहा हूँ, जॉब और बिजनेस दोनों को। तो यहाँ पर जब शनि और बृहस्पति परस्पर धन स्थान और लाभ स्थान में बैठेंगे, एक अर्थ त्रिकोण है, एक लाभ स्थान दर्शाता है। ये बताता है कि आपका जॉब हो या बिजनेस, दोनों में ही एडवांसमेंट आएगा, यानी कि आगे बढ़ेंगे, टेक्निकली भी एडवांस होंगे, ज्ञान के संबंध में भी एडवांस होंगे, और आपके अपने करियर को या बिजनेस को एक अलग मुकाम पर, एक अलग लेवल पर लेके जाने का अवसर प्राप्त होगा। जिनकी दशा अंतर्दशा सपोर्टिव है, मेष की ही चल रही, मंगल की ही चल रही है, बृहस्पति की चल रही है, राहु की चल रही है, शनि की चल रही है, उनके लिए तो ये साल लाइफ चेंजिंग हो सकता है करियर और बिजनेस के प्रोस्पेक्ट में। तो पांचवी भविष्यवाणी यही है, पांचवा पॉइंट यही है कि प्रोफेशनल अपलिफ्टमेंट और प्रोफेशनल एडवांसमेंट, इसके बारे में जैसा मैंने कहा मैं आगे चर्चा और करूंगा, क्योंकि बृहस्पति का और केतु का मिश्रित प्रभाव भी कहीं ना कहीं हो रहा है। इसके बाद छठा पॉइंट ये है शनि, गुरु और राहु का प्रभाव, जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था। अब यहाँ पर देखिए वृश्चिक पर नजर डालिए, जो आपका अष्टम भाव बनता है। शनि महाराज की पड़ रही है 10वीं दृष्टि, राहु महाराज की 9वीं दृष्टि, बृहस्पति महाराज की 7वीं दृष्टि। अब ये अष्टम भाव अच्छा बुरा दोनों ही होता है, लेकिन यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो चेंज आपके लिए आएगा वो होगा आपके इनकम के सोर्स में बदलाव। इसको समझना, थोड़ा सा आप ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। इनकम के सोर्स में बदलाव का करियर और बिजनेस दोनों पर थोड़ा सा अलग अलग इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि 10वें भाव से 11वें भाव पर इतना सारा प्रभाव पड़ा, यानी कि करियर की इनकम। अब मैं बदलाव क्यों कह रहा हूँ? शनि ने एक्टिवेट किया, बृहस्पति ने एक्टिवेट किया, यानी कि कुछ बदलेगा, बढ़ेगा। लेकिन राहु जब देख रहे हैं, यानी कि बदलेगा। इसका मतलब क्या होता है? अगर आप एक जॉब करते हैं, फॉर एग्जांपल आप एक पर्टिकुलर टेक्निकल फील्ड की जॉब है, अब आप चाह रहे हैं कि आप उसमें से थोड़ा सा फील्ड अपना, प्रोफाइल अपना चेंज कर लें, कुछ नया कोर्स करके, ताकि आपका करियर और आगे बढ़े और उसमें इनकम का सोर्स भी आपका बदल जाए। तो अपनी प्रोफाइल को चेंज करने के लिए, अपनी स्ट्रीम को चेंज करने के लिए, अपने पोर्टफोलियो को चेंज करने के लिए और अपनी इनकम के सोर्स को बदलने के लिए करियर में बहुत अच्छा टाइम है। दूसरा, ये जो अष्टम भाव है ये दूसरे भाव, सप्तम भाव से दूसरा है। तो जैसे मैंने बता ही चुका हूँ कि शनि बृहस्पति एक्टिवेट कर रहे हैं, डबल एक्टिवेट कर रहे हैं, राहु चेंज दर्शा रहे हैं। अगर आप बिजनेस करते हैं, फॉर एग्जांपल 2-3 ऑप्शंस यहाँ पे खुल जाएंगे। आपका एक बिजनेस है, आपका अच्छा बिजनेस नहीं चल रहा और आप चाह रहे हैं कि हाँ मैं कुछ चेंज करूँ बिजनेस में, कोई नया बदलाव लेके आऊँ ताकि मेरे को पैसा वापस आए और मेरा बिजनेस आगे बढ़े, उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है। दूसरा, अगर आप एक बिजनेस करते हैं, आप ये चाह रहे हैं कि हाँ ये मेरा बिजनेस तो चल रहा है, लेकिन मेरे को किसी और चीज़ का भी आइडिया है, नॉलेज है, और मैं अपना एक पैरेलल बिजनेस स्टार्ट करना चाहूँ, तो तभी मैंने कहा कि सोर्स ऑफ इनकम में यहाँ पे बदलाव भी दिख रहा है और उसमें इंक्रीज भी दिख रहा है। तो यही आपकी छठी भविष्यवाणी है कि आप बिजनेस करते हो या जॉब, दोनों में ही सोर्स ऑफ इनकम बदलते हुए भी दिख रहे हैं और बढ़ते हुए भी दिख रहे हैं। 7वीं भविष्यवाणी, ये कहीं ना कहीं मैं पहले बृहस्पति की राशि में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर दोबारा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अष्टम भाव ऑकल्ट का होता है, डीप ऑकल्ट, ज्योतिष हो गया, तंत्र साधनाएं हो गई, ये सब अष्टम भाव से आता है। अब शनि भी देख रहे हैं, यानी कि आपको इस चीज़ों की नॉलेज देंगे, बृहस्पति भी ज्ञान देंगे, लेकिन राहु ये पर्टिकुलरली तंत्र की तरफ लेके जाते हैं, साधनाओं की तरफ लेके जाते हैं। तो यहाँ पर साधनाएं सीखने के लिए बहुत अच्छा है। गुरु का प्रभाव है तो कोई गुरु भी आपको मिल जाएगा। एक्चुअली क्या होता है ना कि अपने मैं व्यक्तिगत अनुभव से कह रहा हूँ कि गुरु मिलना बहुत मुश्किल होता है जब तंत्र में आप जाते हैं, क्योंकि बहुत आज की डेट में बहुत कुछ हो रहा है। कोई भी आजकल मैं देख रहा हूँ कोई भी उठकर तंत्र में बातें कर रहा है, नाम भी देवी देवताओं के गलत ले रहे हैं और इंस्टाग्राम पे और बाकी चीज़ों पे अपने रील्स डालते हैं। मुझे कभी कभी देखकर बहुत दुख भी होता है, लेकिन अब क्या करें, समय बदल रहा है। तो ये वो समय है कि यहाँ पर आपको तंत्र के बारे में जानने का, साधनाओं के बारे में जानने का और इन सब चीज़ों में आगे बढ़ने का भी अवसर मिलेगा। तो और ऑकल्ट भी, केवल मैं तंत्र की बात नहीं कर रहा, ऑकल्ट यानी कि जो गूढ़ विद्याएं होती हैं, जिसमें ज्योतिष हो गया, जिसमें आपकी कुंडलिनी जागृत करने की जो प्रक्रिया होती है, कुंडलिनी जो विद्या होती है वो हो गया।
आयुर्वेद, योग, ये सब गूढ़ विद्याएं होती हैं, ये विद्या के क्षेत्र में आती है। तो इनको समझना इस वर्ष आपके लिए आप में से कई लोग भले ही ज्योतिष के प्रति इंटरेस्टेड ना हो, योग के प्रति इंटरेस्टेड होंगे, आयुर्वेद को समझेंगे, कुंडलिनी जागृत करने के बारे में जाएंगे, कई प्रकार की मेडिटेशन की प्रक्रिया आप जानने का प्रयास करेंगे। तो ये सब इस वर्ष पे बहुत आराम से हो जाएगा। तो इस साइड अपना जो रुचि है वो लेके जाइएगा, अपने प्रयत्न कीजिएगा, उसमें सफलता मिलेगी आपको। चलते हैं 8वें पॉइंट की तरफ। 8वां पॉइंट 8वें भाव से ही पुनः संबंधित है। जैसा अभी मैंने एक्सप्लेन किया कि 8वां भाव किस प्रकार से आपका प्रभावित है 3 ग्रहों से। तो अष्टम भाव कभी कभी क्या होता है ना, इसको मोक्ष का स्थान क्यों कहते हैं, ये व्यक्ति को कई चीज़ों से निकलने का मौका देता है। तो ये वो समय है जब आपको अपने आप को रीडिस्कवर करने का अवसर प्राप्त होगा। कई बार होता है कि हम केवल भीड़ का हिस्सा बन के रह जाते हैं। इंग्लिश में एक चीज़ कहते हैं रैट रेस। हम में से अधिकतम लोग वो रैट रेस में ही भाग रहे हैं। क्यों पैसा कमाना है, किस लिए कमाना है, ठीक है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, लेकिन उसके बाद भी मैंने कई बार लोगों को देखा है कि इवन ओल्ड एज में भी उनके अंदर ये होता है कि हाँ मुझे और पैसा कमाना है, और पैसा कमाना है, जिसको मैं गलत नहीं कहता, ऑब्वियसली धन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके साथ भी बहुत चीज़ें होती हैं। तो ये वो समय है जब आपको रैट रेस से निकलने का अवसर प्राप्त होगा। आपको अपने आप को रीडिस्कवर करने का मौका मिलेगा, अपने आप को, अपने पूरे सिस्टम को रीवायर करने का मौका मिलेगा। और बहुत स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ कि अगर भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहते, अगर भीड़ इसका हिस्से से अलग होना चाहते हैं, तो इस वर्ष से अच्छा आपको वर्ष नहीं मिलेगा, क्योंकि ये वो समय है, जैसे मैंने कहा, रीवायर और रीडिस्कवर, अपने आप को पुनः खोजने का वर्ष है और अपने आप को एक भीड़ का हिस्सा ना बनने देने का, या फिर उससे निकल के कुछ अलग करने का ये वर्ष है। ये आपकी 8वीं भविष्यवाणी बहुत इंपॉर्टेंट है। अष्टम भाव रूट्स होते हैं, यानी कि आपको अपने पॉजिटिव पॉइंट्स पर, अपने अच्छे पॉइंट्स पर काम करने का मौका मिलेगा। अब आप इसको हर चीज़ से अपने जीवन के कनेक्ट कर सकते हैं। करियर हो, बिजनेस हो, स्टूडेंट्स हो, धन हो, पर्सनल लाइफ हो, सोशल लाइफ हो, हर चीज़ में आपको अपने आप को रीवायर करने का, रीडिस्कवर करने का मौका मिलेगा। तो इसीलिए ये वर्ष बहुत अच्छा है। जैसे मैंने कहा, ये अष्टम भाव रूट्स का होता है, जड़ें जो होती हैं, तो अपनी जड़ें पहचानने का, अपने आप को दोबारा रीवायर करने का मौका इस वर्ष आपको प्राप्त होने वाला है, और अपने जीवन के हर एंगल में, हर एस्पेक्ट में। 9वीं भविष्यवाणी, अष्टम भाव बहुत अच्छा भी होता है। मैं कह रहा हूँ, कई बार मैंने बताया है कि अष्टम भाव को लोग बहुत बुरा कहते हैं। कई अलग अलग ज्योतिष के वो हैं, तरीके हैं जिसमें अष्टम भाव को बहुत बुरे बुरे चीज़ों से दिखाया जाता है। ठीक है, अष्टम भाव के बुरे कारकत्व भी है, जैसे हर भाव के होते हैं, लेकिन अष्टम भाव व्यक्ति को नया रास्ता भी दिखाता है। तो आपकी 9वीं भविष्यवाणी यही है कि यहाँ पर आपको अपने जीवन में एक नया रास्ता दिख सकता है। कई प्रॉब्लम्स में घिरे हुए होंगे, लेकिन उन हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने का रास्ता मिलेगा। क्यों? शनि कर्म, बृहस्पति भाग्य, ये अपने आप बता रहे हैं कि आपको अपने प्रॉब्लम से निकलने के रास्ते मिलने वाले हैं। लेकिन जब राहु भी देख रहे हैं, यानी कि अनकन्वेंशनल, आउट ऑफ द बॉक्स, तो आपको नए रास्ते मिलेंगे जिसमें आपको थोड़ा अलग प्रकार से अपनी प्रॉब्लम्स का निवारण करना पड़ेगा, और अलग प्रकार की अपॉर्चुनिटीज़ भी आपके पास आएंगी। राहु को हमेशा हम अनकन्वेंशनल ही बोलते हैं, क्योंकि वो नवग्रहों में होते हुए भी, देवी देवताओं में स्थान मिलते हुए भी वो असुर हैं, इसलिए राहु केतु हमेशा अनकन्वेंशनल रिजल्ट देते हैं। तो आपकी 9वीं भविष्यवाणी यही है कि आपके जीवन में नए रास्ते खुलेंगे, प्रॉब्लम्स के नए रास्ते मिलेंगे, लेकिन थोड़ा अनकन्वेंशनल तरीकों से। पुनः इसको अपने जीवन के हर एंगल में, हर एस्पेक्ट में आप डाल सकते हैं। 10वीं भविष्यवाणी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आत्ममंथन का भाव होता है, अष्टम भाव, क्योंकि ये मोक्ष का स्थान है। हम मोक्ष की तरफ बिना आत्ममंथन के तो बढ़ नहीं सकते। पुनः मैं कहूँगा, मोक्ष बहुत बड़ी चीज़ है। मोक्ष की तरफ जाना समझना आज के टाइम में बहुत ईजी नहीं है। जब तक आप भौतिकता का आपके अंदर एक भी अंश रह गया, तब तक मोक्ष की तरफ जाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं कि आपकी जर्नी उसकी तरफ नहीं हो सकती। तो सबसे पहली बात है कि ये अष्टम भाव जो है, ये आत्ममंथन करवाएगा। ये वो वर्ष है जब, स्पेशली अगर आप थोड़े से मैच्योर हो चुके हैं, आप 35-40 के आगे निकल चुके हैं, ये वो वर्ष है जब आप ये जान पाएंगे कि आपको क्या चाहिए। अधिकतम क्या होता है ना हमारे जीवन में, हम दूसरों के एक्सपेक्टेशंस पर जीते हैं। छोटे होते हैं, यंग होते हैं तो पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन में, फिर थोड़ा बड़े होते हैं तो समाज की एक्सपेक्टेशन में, फिर अपने पति पत्नी की एक्सपेक्टेशन में, फिर बच्चों की एक्सपेक्टेशन में। तो वो
इतना माया का चक्र है कि हमें समझ नहीं पाता अधिकतम लोगों को कि हम क्या करना चाहते हैं, हमारा क्या औचित्य है इस जीवन में, हमारा क्या औचित्य है जन्म लेने का। लेकिन कभी कभी जब बड़े गोचर प्रभाव डालते हैं तो व्यक्ति को आत्ममंथन का समय मिलता है। यानी कि ये वो वर्ष है जब आप समझ पाएंगे कि आपने इस जीवन में, इस धरती पर क्यों जन्म लिया है, आपके क्या औचित्य हैं, आपको क्या करना है, आपको किस चीज़ पे खुशियाँ प्राप्त होंगी। तो आत्ममंथन का ये वर्ष है, आत्ममंथन के ये 11 महीने हैं। इस 11 महीने के वर्ष के कालखंड को उपयोग कीजिएगा ये जानने के लिए कि आप सच में अपने दिल से क्या चाहते हैं, इस जीवन को कैसे आगे बढ़ाना चाहते हैं। ये थी आपकी 10वीं भविष्यवाणी या 10वां पॉइंट। 11वां पॉइंट, अष्टम भाव को बीज स्थान कहते हैं, मैं कई बार बता चुका हूँ। तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि अष्टम भाव रिसर्च का होता है, और यहाँ पर जब इतने सारे ग्रहों का प्रभाव है तो आप रिसर्च तो कर पाएंगे। अब मैं इसको सिर्फ टेक्निकल वे में नहीं करा कि आप साइंटिस्ट हैं या आप पीएचडी करें, नहीं। हर व्यक्ति अपने जीवन में कभी कभी कुछ सीखने का उसको मौका मिलता है। तो बिना किसी फॉर्मल एजुकेशन के भी कई लोग बहुत अच्छी रिसर्च कर जाते हैं। मैं एक व्यक्ति को जानता हूँ, उनको आयुर्वेद में कोई उन्होंने फॉर्मल डिग्री वगैरह कुछ नहीं ले रखी, उन्होंने बहुत अच्छी सिर्फ पढ़ पढ़ के अपनी रिसर्च करके कई छोटी मोटी चीज़ों के कई उन्होंने अपने आप औषधियाँ निकाली हैं, वो डायबिटीज़ की हो या फिर बाकी रोगों की हो। तो वो रिसर्च होता है अपने लेवल पर। तो यहाँ पे आप जो ऑलरेडी उस फील्ड में है उनके तो रिसर्च के लिए बहुत अच्छा टाइम है ही, लेकिन आपको अपने लेवल पर कई चीज़ों के रिसर्च करने का मौका मिलेगा। और बीज स्थान है, ऐसे कमाल के आइडियाज़ आपको आएंगे जो प्रैक्टिकल भी होंगे, और क्योंकि राहु का प्रभाव भी है वो आपको धन का लाभ भी दे सकते हैं और तेज गति से लाभ दे सकते हैं। तो आपका 11वां पॉइंट यही है कि ये बीज स्थान के एक्टिवेट होने के कारण आपके जीवन में रिसर्च करने का मौका मिलेगा और बहुत अच्छे और प्रैक्टिकल आइडियाज़ भी आपको आएंगे। अब चलते हैं 12वें पॉइंट की तरफ। 12वां पॉइंट आपके छठे भाव को लेकर है, क्योंकि यहाँ पर बृहस्पति की दृष्टि है, केतु ऑलरेडी बैठे हुए हैं और राहु की दृष्टि भी है, तो 3 बड़े ग्रहों का इम्पैक्ट आ गया। तो सबसे पहली चीज़ क्या है कि छठा भाव क्या है, आपका अर्थ त्रिकोण है। इसके साथ ही यहाँ पर जब गुरु का प्रभाव है और राहु का प्रभाव है, मैं बता चुका हूँ कई बार कि ये दोनों ग्रह एक्सपेंशन के कारक हैं। दूसरा, जब गुरु का प्रभाव है और केतु बैठे हैं, कि दोनों क्या हैं, ये ज्ञान के कारक हैं। तो अपने करियर को, क्योंकि ये अर्थ त्रिकोण की बात कर रहे हैं, अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए इससे सुनहरा वर्ष आपको नहीं मिल सकता। जैसे मैंने अभी कहा था जब मैं चौथा या 5वां पॉइंट बता रहा था कि मैं करियर के बारे में और बताऊंगा, क्यों, क्योंकि जैसे मैंने कहा एक्सपेंशन भी हो रहा है और ज्ञान की वृद्धि भी हो रही है। और अगर आपके करियर में दोनों सेम टाइम पे हो रहे हैं तो उससे अच्छा सुनहरा मौका अपने करियर को आगे बढ़ाने का नहीं हो सकता। इसके साथ ही छठा भाव जो है वो कॉम्पिटिशन्स का भी है, और आज के टाइम में बिना कंपटीशन से आगे निकले या उसको हराए आप अपने जीवन में करियर के पॉइंट ऑफ व्यू में से आगे नहीं बढ़ सकते। और छठा भाव तीसरे भाव की तरह स्किल्स का भी है और कहीं ना कहीं आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी का भी है। इसलिए ये ऐसा साल है जब आप अपने करियर में बहुत आगे बढ़ जाएंगे, कंपटीशन को पीछे छोड़ते हुए अपना एक अलग मुकाम बना पाएंगे। बहुत अच्छा वर्ष ये आपका करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से दिख रहा है। पर्टिकुलरली कौन सी फील्ड, पर्टिकुलरली फाइनेंस, आईटी, फॉरेन से संबंधित कुछ भी कार्य, इंटरनेट से संबंधित कुछ भी कार्य, डेटा से जुड़ा कुछ भी कार्य, एजुकेशन से संबंधित कुछ भी कार्य, मैनेजमेंट या कंसल्टेशन से जुड़ा कुछ भी कार्य, इन सब फील्ड में पर्टिकुलरली आप बहुत अच्छा कार्य या बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो यही आपका 12वां पॉइंट है कि आपको सफलता अपने कार्य क्षेत्र में बहुत ज़्यादा मिलने वाली है। दूसरा, ये भाव ओवरऑल कंपटीशन का है, तो स्टूडेंट्स हो, आपकी कोई नई जॉब का कंपटीशन हो, कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, या पर्सनल लाइफ में भी जो कॉम्पिटिटिवनेस होती है, हर चीज़ में आपको सफलता प्राप्त होगी। लेकिन पुनः एक वर्ड ऑफ कॉशन, राहु यहाँ पर देख रहे हैं, यानी कि थोड़ा सा अलग तरीके से, कभी कभी थोड़ा अनमॉरल तरीके से भी यहाँ पे सफलता लेनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, आपका इंटरव्यू है कहीं पर, बहुत लोग आए हुए हैं, लेकिन आपकी थोड़ी जान पहचान है, तो क्या गलत है अपनी जान पहचान का उपयोग करना? बिल्कुल गलत नहीं। आज के टाइम में अगर आप थोड़ा सा
अपनी जान पहचान का उपयोग कर कर कुछ प्राप्त करते हैं, बिल्कुल उसमें कोई गलत नहीं है। लोग नेपोटिज्म करते रहते हैं। जब अपने परिवार के लिए नेपोटिज्म होता है तो सबको अच्छा लगता है, दूसरों के लिए होता है तो सबको बुरा लगता है। तो अगर आपकी कोई जान पहचान है, थोड़ा अनमॉरल तरीके से भी अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, आज का टाइम ऐसा है, सही तरीके से आगे बढ़ना बहुत कष्टकारी होता है, बहुत मुश्किल होता है। लोग, अगर आप अच्छे तरीके से आगे बढ़ेंगे ना, लोग आपको प्रेरित करेंगे कि आप आगे ना बढ़ पाएं, ताकि आप फिर बुरा रास्ता अपनाएं। तो थोड़ा सा अनएथिकल, थोड़ा सा अनकन्वेंशनल और थोड़ा सा अनमॉरल होने में आज के टाइम में कोई बुराई नहीं है। और ये राहु का प्रभाव अवश्य बता रहा है कि थोड़ा सा अलग तरीके से, भले ही किसी की जान पहचान करके कुछ अपने फायदे के लिए आप कर पाएं, अवश्य कीजिएगा, उसमें कोई बुरा नहीं है। और अपने जीवन को आगे लेकर जाइएगा, कोई इसमें बुरी बात नहीं होती। और बाहर जाने का भी यहाँ पे बहुत अच्छा योग आपका बन ही जाता है करियर में, क्योंकि 12वें घर में बैठकर राहु देख रहे हैं, 12वें घर के स्वामी बृहस्पति देख रहे हैं, तो ये विदेश जाने का, विदेश में सफलता का आपका योग बहुत अच्छा बन जाता है। 13वीं भविष्यवाणी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मेरा मानना है, मैंने देखा जब छठे भाव पर इतने ग्रहों का प्रभाव होता है तो व्यक्ति एक बहुत अच्छी चीज़ करता है, उसको ये समझ आना शुरू हो जाता है कि उसके जीवन में टॉक्सिक लोग कौन हैं, उसके जीवन में ऐसे कौन लोग हैं जो जहर फैला रहे हैं, ऐसे कौन लोग हैं जो उसको पीछे कर रहे हैं, ऐसे लोग कौन हैं जो उसके सामने तो बहुत अच्छा बनते हैं, और इसमें अधिकतम लोग आपके निकटतम दोस्त होंगे और निकटतम रिश्तेदार होंगे। अच्छी चीज़ ये है कि जब यहाँ पर ऐसा प्रभाव होता है तो व्यक्ति को पहला ये समझ आ जाता है कि वो कौन से ऐसे लोग हैं जो आपके सामने तो बहुत अच्छा बनते हैं और पीठ पीछे बहुत बुरी चीज़ें कहते हैं, आपको हमेशा धकेलने की कोशिश करते हैं। और ऐसे टॉक्सिक लोगों को आप अपने जीवन से निकाल बाहर फेंकेंगे, जो अंततः शुरू में भी कोई भी आपका निकटतम व्यक्ति अगर उसको दूर करते हैं तो बुरा लगता है, लेकिन अंततः वो आपके जीवन में बहुत अच्छा प्रभाव देगा और प्रोग्रेस देकर जाएगा। तो यह आपकी 13वीं भविष्यवाणी। और 14वीं भविष्यवाणी गुरु और केतु के परस्पर संबंध की है। गुरु ज्ञान के कारक हैं, केतु ज्ञान के कारक है, लेकिन मैं पहले भी समझा चुका हूं कि हर ग्रह ऐसा नहीं होता कि एक ग्रह किसी एक चीज को एक ही तरह से प्रभावित करेगा। गुरु बृहत है, गुरु वेद हैं, जो जिसका गुरु प्रधान होगा वो वेद पढ़ेगा, वो कहीं ना कहीं वेदों के क्या पुराण पढ़ेगा। केतु सूक्ष्मता है, तो केतु जब दिखाते हैं, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो केतु उपनिषद पढ़ेंगे, केतु तंत्र शास्त्र पढ़ाएंगे। तो इसीलिए ये वो समय है जब आपका धार्मिक ज्ञान, आपका आध्यात्मिक ज्ञान अलग ही लेवल पर पहुंच सकता है। कई लोगों की चेष्टा होती है लेकिन समझ नहीं आती चीज़ें, आध्यात्मिक हो या धार्मिक। लेकिन ये वो वर्ष है जब आपका आध्यात्मिक और धार्मिक दोनों ही प्रकार से विकास जो है वो बहुत अच्छा हो सकता है। ये है आपकी 14वीं भविष्यवाणी। एक मैं चीज़ बताना थोड़ा सा भूल गया कि बृहस्पति और केतु मिलकर आपके 10वें भाव को भी देख रहे हैं, इसीलिए करियर में बड़े बदलाव और बड़े सुधार करने के लिए ये साल बहुत अच्छा है। मैं ऑलरेडी बता ही चुका हूँ कि कौन कौन से एरियाज़ में आपको बहुत ज़्यादा अच्छा प्रभाव मिलेगा। तो इन सब पॉइंट्स के को मद्देनज़र रखिएगा, इन सब पॉइंट्स पर काम कीजिएगा और अपने जीवन को इन 4 ग्रहों का जो परस्पर संबंध बन रहा है उसके अनुसार बदलने की कोशिश करेंगे या उसमें के अनुसार चेंजेस लाने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। अब कुछ उपाय की बात कर लेता हूं जो आप अवश्य कीजिएगा। उपाय की बात करते हैं। ये उपाय आप कभी भी कर सकते हैं, जब वीडियो देखें उसके अगले दिन कर सकते हैं। सुनिएगा उपाय को ढंग से। सबसे पहले शिव मंदिर जाना है। ये उपाय मंदिर में ही कीजिएगा क्योंकि वही उपाय है। नहीं जा सकते तो घर में भी कर सकते हैं, लेकिन मैं रेकमेंड करूँगा जो लोग मंदिर जा सकते हैं अवश्य मंदिर जाइएगा। पूरे शिव परिवार का नंदी सहित, नंदी देवता सहित आपको पहले गंगा जल से अभिषेक करना है, फिर पंचामृत से अभिषेक करना है। पंचामृत में क्या होता है? दूध, दही, घी, शक्कर और शहद, इससे अभिषेक करना है मिश्रित करके इन चीज़ों को। फिर पुनः गंगा जल से अभिषेक करना है। इसके बाद आपको 4 प्रकार के फल, 4 प्रकार की मिठाई और 4 प्रकार के फूल, ये सब अर्पण करने हैं शिव परिवार को। और वहाँ बैठकर आपको ओम काल पुरुषाय नमः, ओम काल पुरुषाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है और 4 घी के दिए भी अर्पण करने हैं। इसके बाद प्रक्रिया है जो ध्यान रखिएगा, जो मिठाई है आपने अपने घर ले आनी है, जो आपने चढ़ा दी उसमें से थोड़ी सी मिठाई घर ले आइएगा और खुद ग्रहित कीजिएगा। और जो फूल हैं आपने अर्पण किए हैं उसमें से कुछ फूल लाकर आप शाम को पीपल के पेड़ के नीचे जाकर रखाइएगा। केवल इतना करना है और कुछ नहीं करना। ये उपाय आप कर लेंगे, जो 4 ग्रह हैं मिश्रित होकर आपको बहुत अच्छा प्रभाव देंगे। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अगली वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।